अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। और वो मंडे ज़्यादा ही हसीन हो जाता है जिससे पहले वाले संडे पे हम वर्ल्ड कप का मैच जीते हों। यानी जी बड़े दिनों के बाद ये खुशियां हमारे नसीब में आई हैं। पाकिस्तान टीम ने ज़बरदस्त कमबैक किया है जबकि हम साउथ अफ्रीका से जीत गए। लेकिन वर्ल्ड कप की रेस में रहने के लिए अगले 3 मैचेस का भी जीतना बहुत ज़रूरी है। अब सामना होगा न्यूजीलैंड का। देखते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान उसमें भी अच्छी कारकर्दगी करे। थोड़ा सा इस मैच की बात कर लेते हैं। संडे तक सारी कौम का मोराल इतना डाउन था। हम यानी ठीक है जो लोग वहाँ पे पहुँचे मैच देखने के लिए वो तो यकीनन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे और क्राउड में जाहिर सी बात है एक जोश व खरोश भी था। लोग तैयारी से पहुँचे थे। लॉर्ड्स में हो रहा हो मैच लंदन में तो ऑफकोर्स हमने ये भी देखा कि बड़े फेमिलियर चेहरे भी वहाँ पे हमें नज़र आए, सेलेब्स भी नज़र आए, लीडर्स भी नज़र आए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वजह से जिनको लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए दुनिया को हम चौंका दें। और अभी तक वाकई पाकिस्तान को एक बायपोलर अनप्रेडिक्टेबल टीम के तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस पे लोगों ने सवाल के निशान भी उठाए हैं। कल की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के इस मैच के हवाले से जिसने हमारे संडे को, हमारे मूड को और हमारे आज के दिन को भी बड़ा खुशगवार बना दिया है। लगता है कि वो जो क्रिकेटिंग नेशन का जो अपनी कौम के हवाले से मोहब्बत थी, जो वकार था, वो वापस से लौट आए। इस पर भी बात करेंगे जी। ये एक परफॉर्मेंस पे क्यों मशरूत रहती है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी भी है। ख़ास तौर पे कुछ इंटरनेट पे ऐसा मवाद हमें मिला जिसके बाद ये मौजू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट आवर पैकेज इन आवर रिपोर्ट अबाउट पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका इन वर्ल्ड कप 2019। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, 9 चौके और 3 छक्के 59 बॉल्स में बनाए 89 रन जनाब हारिस ने। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कल ट्वीट्स उन्हीं के लिए थी और लोगों ने यहाँ तक कहा कि जी इससे अब पाकिस्तान टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। ऑफ कोर्स जब हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो ये कंपैरिजन हमेशा आती है कि पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बड़ी नाकस कारकर्दगी रहती है और हम जो कमबैक करते हैं, जो कहते हैं ना कहानी में एक ट्विस्ट आता है, प्लॉट में एक ऐसा पॉइंट पहुँचता है जहाँ आप नामुमकिन को मुमकिन बना लेते हैं। आई थिंक इस थ्रिल के लिए ही पाकिस्तानी टीम हैंग इन करती है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ऑफ कोर्स 2019 है तो जी सोशल मीडिया ने अब चीज़ों पे बड़ा एक मुख्तलिफ किस्म का तड़का लगाया है। आपको बताते चले कि हमारी लास्ट जो हार थी, शिकस्त थी भारत के अगेंस्ट, उसमें और इस मैच में तकरीबन 14-18 दिन का फासला था। और ये दिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहे। मुश्किल इसलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया पे एक अजीब अप्रोच था। हमने एक खिलाड़ी को उसकी परफॉर्मेंस की जो वीकनेसेस हैं उसका एहसास दिलाया और यहाँ तक भी कि हम पर्सनल अटैक से भी नहीं चूके। शोएब मलिक की अगर बात की जाए, उनकी पर्सनल लाइफ को इसमें घसीटा गया। हर दफ़ा उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी फैमिली को इसमें खींचा जाता है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज़ जो हमने देखी कि पाकिस्तानी कैप्टन सरफराज साहब के लिए कुछ फैंस ने एक प्रोपेगेंडा भी होता है। आई थिंक हम एक मॉब मेंटालिटी में भी चले जाते हैं जहां हम मीडिया ट्रायल तो शुरू करते ही करते हैं लेकिन सोशल मीडिया की वजह से एक इंडिविजुअल ट्रायल भी शुरू हो जाता है। तो बड़ी दर्दनाक वीडियो जो सरफेस की उसके बारे में आपको बताते हैं। कई लोगों ने उसको देखा भी होगा कि एक फ़ैन ही अप्रोच्ड सरफराज जो कि अपने बच्चे के साथ उस वक्त एक मॉल में मौजूद थे अपने बेटे के साथ और बड़ी नाजेबा उससे बातें की जिसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहूँगी नेशनल टेलीविज़न। और बेशक फिर उसके बाद आके उन्होंने माफ़ी मांगी लेकिन वो मुझे अपॉलॉजी भी कुछ हाफ बेक्ड सी लगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये इंटरनेट पे कैसे वीडियो आ गई, मैंने तो डिलीट कर दी थी। देखने में अच्छे खासे माकूल पढ़े लिखे इंसान वो लग रहे थे लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हम अपनी जो तालीम है, अपनी तरबियत, अपनी तहजीब को एक तरह से हम उसको बालाए ताक रख कर अपने इमोशंस को हावी होने देते हैं। तो आई थिंक दैट वाज रियली रियली अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द गुड न्यूज़, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो काफ़ी हार और शिकस्त का सामना रहा। ये ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। कैप्टन सरफराज हैज़ डेफिनेटली पुश द टीम फॉरवर्ड अगेन। लेकिन वंस अगेन हारिस सुहेल की इनिंग यानी वो जो 59 बॉल्स थी जिसमें चौके छक्के तो लगे ही लगे लेकिन लोगों को मोहब्बत हो गई हारिस सुहेल से। तो उनकी ज़रा इनिंग के बारे में बात करते हैं और ये खुसूसी पैकेज देखते हैं।
देखें जी, चांस पे डांस इसी को कहते हैं। जब आपको मौका मिले तो उस मौके पे चौका लगाना है, और हारिस सोहेल ने इसको ऑफ कोर्स बिल्कुल सच कर दिखाया, एंड वी हैव ऑल द प्राइड इन हिम। अब देखना ये है कि अगले 3 मैचेस में पाकिस्तान क्या करती है, और इस हवाले से हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैप्टन सरफराज के, जो पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनके क्या कॉमेंट्स रहे। बहुत तनकीद का उनको सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर आई थिंक इमोशंस रन वेरी हाई जब हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करते हैं। लेकिन कल की शानदार कामयाबी, लेकिन उसमें भी देखें अगर बिल्कुल ऑनेस्टली बात की जाए तो परफॉर्मेंस में झोल था, हमने 7 कैचेस भी ड्रॉप किए, लेकिन वही वाली बात, क्योंकि अभी हम जीत के खुमार में हैं तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट के कैप्टन सरफराज ने जीत के बाद क्या कहा मीडिया से। जी जनाब, जब विकेट्स गिरती हैं या फिर हमें बाउंड्रीज मिलती हैं, दैट इज़ व्हेन द क्राउड रियली चार्जेस अप। हम यही चाहते हैं कि देखिए जी, मैच में हार जीत होती है, ये पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो, खुद जैसे सरफराज ने कहा कि वो हंगर, वो ड्राइव आप पे होनी चाहिए, जब आपको पूरा यकीन हो कि आपके प्लेयर्स दे आर गिविंग देयर बेस्ट शॉट एंड दे आर हंग्री फॉर विक्ट्री, दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। लेकिन जनाब इसी मैच पे ज़रा तजिया लेते हैं, हमारे साथ सुहेब अलवी साहब भी मौजूद हैं। सुहेब साहब, कम बैक किया है पाकिस्तान टीम ने, सबसे पहले तो खुशामदीद टू द शो। इस कम बैक के बारे में क्या कहेंगे? अभी भी हमारा कोई चांस बनता है? कल का मैच देख के आपने कैसा महसूस किया? देखिए, ओवरऑल तो परफॉर्मेंस जाहिर बात है अच्छी थी कि आपने उनको हरा दिया, टॉस जीता, शुक्र है कि बैटिंग की, बल्कि शुक्र है कि टॉस जीत लिया, वरना साउथ अफ्रीका भी बैटिंग कर सकती थी। बट आई एम नॉट ओवरऑल सेटिस्फाइड। देखिए, आपने 4 मैचेस जीतने हैं टू गेट हैव चांस एट द सेमीफाइनल। यहाँ आपने 6 कैचेस छोड़े हैं। आपकी जो बैटिंग थी वो सडनली जब आपके 2 ओपनर आउट हो गए थे तो एकदम से स्लो रेट हो गई थी। अगर आज हारिस सोहेल नहीं होता, और जिस तरीके से उसने खेला है, इतनी फास्ट रेट पे खेला है, अगर वो आज नहीं खेलता तो पाकिस्तान वाकई प्रॉब्लम में होता, शायद मैच हार भी जाता। क्योंकि जितने इन्होंने कैचेस छोड़े हैं, अगर हमने 250 बनाए होते, हारिस सोहेल ने नहीं खेला होता, शोएब मलिक जैसे प्लेयर जिसको आप खिलाते रहे, या अगर सोहेल जल्दी आउट हो जाता, गैप के बाद आया था, तो आई थिंक पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चनेबल रहा है। जीत आ गई है बिकॉज दूसरी टीम जो है वो बहुत कमज़ोर थी, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिस तरह से आपने मिस फील्डिंग की है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी कि अगर कैच भी ड्रॉप हो रहा है तो कोई माइंड नहीं कर रहा है, सब अपने अपनी पोजीशंस पे जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को बैकअप नहीं कर रहा है, तो ये चीज जो देखने वाली थी। अदरवाइज पाकिस्तान ने ऑब्वियसली मैच जीता है एंड दे स्टिल इन द वर्ल्ड कप। सब हो सकता है इसकी ये भी रही है कि जिस तरह की तनकीद, एक एवलांच ऑफ नेगेटिविटी हमने भी तो उनकी तरफ भेजा है ना। आप सही कह रहे हैं कि प्लेयर्स हैं, उनके आसाब मजबूत होने चाहिए, लेकिन जब तक टीम और लोग और एनालिस्ट जो बातें लोग कर रहे हैं, जिस तरह की अप्रोच मीडिया और सोशल मीडिया पे है, उनकी कानों में पड़ती तो है। तो ऑफकोर्स यू राइट कि परफॉर्मेंस में भी अप टू द मार्क नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज में बहुत झोल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इस जीत का मजा तो लेने दीजिए। एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी, जो चेंजेस हुई हैं, क्या आप समझते हैं, जैसे आपने खुद भी यहाँ पे हवाला दिया हारिस सोहेल का, और मैं कहती हूँ बेचारा कोई और कुछ भी अच्छी परफॉर्मेंस दे या बुरी परफॉर्मेंस दे, बीच में सुहेल मलिक पे हम जरूर सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द चेंजेस, आप समझते हैं कि ये चेंजेस हैं पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाने के लिए, या मजीद चेंजेस की उम्मीद करनी चाहिए या उसको पुश करना चाहिए? मेरे ख्याल में हारिस सोहेल को तो ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए था पहली टीम के बाद, और शोएब मलिक की जगह नहीं बनती थी। तो हारिस सोहेल अब क्योंकि वापस आ गए हैं और अपनी जगह पर हैं तो दैट्स फाइन। एक जगह बस बनती है, आपने शाहीन शाह अफरीदी को दूसरा मैच दिया वर्ल्ड कप का, वो पहले मैच में भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। जो 4 मैचेस आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे ओडीआईज, उसमें भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। हसनैन का चांस बनता था मे बी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप जो न्यूजीलैंड का मैच आ रहा है उसमें, क्योंकि अगर आपने उनको उतारा डायरेक्ट, तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन पेस बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत डेविस्टेटिंग बैट्समैन है। आज मौका अच्छा था कि आप जरा साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जरा कमजोर हैं, वहां पे हसनैन को छोड़ देते, जरा कॉन्फिडेंस आ जाता लड़के में, जरा सा उसका रिदम बन जाता। बट अदरवाइज मेरे ख्याल में आपको यही करना पड़ेगा कि या तो हसन अली को वापस लाएंगे आप अगेंस्ट न्यूजीलैंड, या फिर आप हसनैन को एक चांस दें। अदरवाइज बाकी 10 खिलाड़ी अपनी जगह सही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बढ़ते हैं एक ब्रेक, क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि ज़रा खुशी इंजॉय कीजिए, आगे क्या होना है ये तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। हम अपने तरीके से बेहतरीन कोशिश कर सकते
हैं, पाकिस्तानी टीम को बकअप कीजिए। हो सकता है हम जैसे सारी एनालिसिस पेश कर रहे होते हैं अपना, और क्रिकेट क्योंकि हमारा जुनून है, हमारा पैशन है, तो यकीनन हम सोच रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तानी टीम का चांस बना रहे। सो लेट्स मेक श्योर कि हम इस दौरान एटलीस्ट नेगेटिविटी ना करें, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी ये उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीज खेलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक विद द टॉप स्टोरीज। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट आवर टॉप स्टोरीज, जिसमें ऑफ कोर्स मुझे लगता है क्रिकेट ही छाया हुआ होगा, लेकिन फिर भी नजर डालते हैं कुछ और टॉप स्टोरीज और खबरों पे। लेट्स फिगर आउट व्हाट्स अर्जेंट एंड वेलकम बैक। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स एंड बीइंग एक्टिव कीप्स यू यंग एट हार्ट, और ख़ास तौर पे जो हमारे यंग एथलीट्स हैं ये ना सिर्फ खुद ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि हमें भी अपने जोश और जज्बे, अपनी जो परफॉर्मेंस है और ख़ास तौर पे जो अपनी जीत है उसके थ्रू हमें भी इंस्पायर करते रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर लड़कियों की बात की जाए, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां मिड स्कूल से ही सडनली दे स्टॉप टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो ख़ास तौर पे मैं हमेशा इंकरेज करना चाहती हूँ यंग वुमेन एथलीट्स को। आज हमारे साथ अबीहा हैदर मौजूद हैं, यंगेस्ट फुटबॉलर हैं। सबसे पहले इनके बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपकी इनसे मुलाकात भी करवाएंगे। ये है पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट फुटबॉलर अबीहा हैदर। अबीहा ने 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल टीम में अपना पहला मैच खेला। अबीहा हैदर बलूचिस्तान यूनाइटेड क्लब और पाकिस्तान नेशनल वुमेन्स टीम का भी हिस्सा हैं। अबीहा हैदर 2011 में अमेरिका में होने वाले वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। साथ ही उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स गर्ल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। अबीहा पाकिस्तान के लिए कई गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स जीत चुकी हैं। Football is definitely her passion. She plays as a midfielder in the Pakistan women's national team. हमारे साथ मौजूद हैं अबीहा। अस्सलाम वालेकुम अबीहा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और मुझे बड़ी हैरत हुई जब हम ब्रेक में ज़रा गपशप लगा रहे थे तो आपने कहा यू नॉट रियली अ मॉर्निंग पर्सन। तो एक एथलीट अगर मॉर्निंग पर्सन ना हो तो ट्रेनिंग आप कब करती हैं? ट्रेनिंग बिल्कुल जब कैंप्स होते हैं, अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तैयारी होती है या नेशनल की भी होती है तो वो सुबह 4-5 बजे ही होती है। बट स्टिल आई हैव नेवर बीन अ मॉर्निंग पर्सन। रियली? आपकी ये जो पैशन है, ये जुनून है फुटबॉल का, इसको तो नहीं अफेक्ट करती कि अगर आपको सुबह उठना पसंद नहीं है, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करती हो लाइफ में अभी? डिसिप्लिन को मेंटेन इसी तरह करते हैं कि उठना है तो उठना पड़ता है। अलार्म में जैसे आज इधर बैठे हुए 8:45 से इधर बैठी हुई, ऑल्दो नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट आई ऑलवेज फॉलो द टाइम एंड स्केड्यूल्स, तो हमेशा ऑन टाइम रहती हूँ। तो आपको डिसिप्लिन करने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? आपके पेरेंट्स की सपोर्ट आपके साथ है, आपके कोचेस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या ये अपना पैशन है जो आपको जगा देता है, उठा देता है, पहुँचा देता है फील्ड पे? ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जब स्टार्ट किया था तब तो फैमिली की भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, फिर आपको कोचेस भी मोटिवेट करते हैं, ख़ुद भी एक पैशन होता है कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन लाइफ और रूटीन। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो 10, 11, 12 साल हो गए, अब तो एक आदत, एक लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि बन गया। अभी हम मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑल्दो आई वांट टू ओवरली जनरलाइज दिस स्टेटमेंट, लेकिन बावजूद इसके कि लड़कियों का बहुत इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में, उनमें टैलेंट भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी या हमारे इर्द गिर्द लोग लड़कियों को डिस्करेज करते हैं प्रोफेशनल एथलीट्स बनने से या उनको स्पोर्ट्स में आने से। आपने कभी ऐसा प्रेशर फील किया? बिल्कुल, किसी भी लड़की के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, स्पोर्ट्स में आना एंड फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में आना वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, बहुत एक मेजर स्टेप है जो हर लड़की लेती है आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। मेरे लिए भी जर्नी आसान नहीं थी। जब मैंने
step लिया to come into football back in when I was 11 year old. But fortunately my parents were very very supportive. मेरी जो immediate family थी वो बहुत ज़्यादा supportive थी और उसकी वजह से फिर जिस तरह मुझे आगे अचीवमेंट्स मिले, यू नो, अल्लाह का करम था बहुत ज़्यादा कि आई वॉज ऑलवेज ऑन द राइट पाथ, राइट ट्रैक। और फिर कोचेस की तरफ से जितनी हमेशा मोटिवेशन मिली, इंकरेजमेंट मिली, फैमिली को जितने एक नज़र आते हैं कि किस तरह एक बच्चा जो है वो फ्लरिश किया है एक स्पोर्ट में आके, फिर इन इटसेल्फ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली, तो वो फिर चीज़ ग्रूम होती गई और शुक्र है अल्लाह का कि राइट नाउ वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स एंड द कोचेस, टीचर्स, उन सब की एक कंबाइन एफर्ट होती है। कोई भी बंदा, कोई भी प्लेयर, जो आपने यहाँ पे चैलेंजेस का जिक्र किया अभी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? यानी माशाल्लाह यू वर ब्लेस्ड विद द सपोर्टिव फैमिली, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को पलट कर देखती हो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल अबिहा के लिए क्या रहा ओवरकम करना? जब मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल, मैं आई गेस 10-11 साल की थी, तब एक्सटेंडेड फैमिली से एक सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ बात आती है कि फुटबॉल है, लड़कों का गेम है, लड़की है, ख़राब हो जाएगी, पढ़ाई छोड़ देगी, हाथों से निकल जाएगी, इस तरह के जो टिपिकल जुमले आते हैं। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज ए चैलेंज लेना था कि कभी भी पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करना किसी भी जगह पर। फुटबॉल रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा टफ थी, ट्रेनिंग 4-4 घंटे की होती थी रोज़, उससे पहले सुबह स्कूल होता था, तो पढ़ाई कोई भी ऐसा स्टेज नहीं आने देना लाइफ में कि जिधर मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़े या दोनों या मेरे स्पोर्ट्स की वजह से मेरी पढ़ाई इफेक्ट हो। या अच्छा, अभी एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि बहैसियत इंसान भी और ख़ास तौर पे एक के तौर पे, पाकिस्तानी होने के तौर पे, मुझे लगता है हमारा एक चैलेंज है, एक हमारा माइंडसेट है कि हम जाहिर सी बात है तवक्को या उम्मीद यही करते हैं कि हमारे खिलाड़ी, हमारे जो नेशनल टीम मेंबर्स हैं वो हमेशा कोई ना कोई पोजीशन लेके आएँ और आप जीतने के लिए ही खेलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतनी यंग एज से जब आपने अपने आप को टूर्नामेंट्स में डाला, एथलेटिक्स में डाला, हार को या शिकस्त को डील करना कैसे सीखा? यानी जब आप हारते हैं और इमोशंस, आपको जाहिर सी बात है आप जज्बाती भी होते हैं, आप दिल बर्दाश्ता भी होते हैं, फिर लोगों की बातें भी सुनते हैं, उस वक्त अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हो? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और उसके अगर वो ना हो आपकी लाइफ में तो कोई भी इंसान कभी भी फ्लरिश कर ही नहीं सकता, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या चाहे वो आपकी नॉर्मल लाइफ हो। तो वो मेरे लिए आई गेस हमेशा, मेरे लिए भी नहीं पूरी टीम के लिए एक बहुत एक पॉजिटिव एक इंकरेजमेंट होती है, बिकॉज पाकिस्तान में फुटबॉल एक बहुत डेवलपिंग स्टेज पे है अभी भी ऑल्दो हमने पिछले 10-12 साल पहले, 15 साल पहले शुरू किया था, बट रिसोर्सेज का फ़र्क हो जाता है, एक्सपोजर का फ़र्क हो जाता है, बाकी फॉरेन मुल्क जो हैं, जो बाहर के ममालिक हैं, वो हमारे से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं स्पोर्ट्स के हद तक। हमारे अभी हम मेन के स्पोर्ट्स को ही डेवलप कर रहे हैं, तो फिर विमेन तो ऑलरेडी आते ही सेकेंडरी ऑप्शन पर हैं। बट ऑब्वियसली जब आप किसी भी जगह पे प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करते हो तो आपको हार को तो तस्लीम करना ही पड़ता है, और अगर हम किसी भी एक मैच हारने से घर में बैठ जाएं तो दैट विल टेक अस नोवेयर, कंप्लीटली डिफीट द पर्पस। एब्सोल्युटली। मुझे ये एक सवाल आपसे करना है, पॉजिटिव लेके। हाँ, एक तो होता है फेस टू फेस क्रिटिसिज्म आना, और जैसे आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो, आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हो, तो वो कोई एथलीट माइंड नहीं करता। अभी मैंने शुरू में भी आज बात की थी कि जब पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम इंडिया से अभी हारी, तो हमने ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ही एक तूफान बदतमीज़ी देखा, और कुछ उसमें से वीडियोस वायरल भी हुई जिसमें लोगों ने इवन द कैप्टन के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की। एज एन एथलीट आपने इसको कैसा पाया, एंड एज अ पाकिस्तानी आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? देखें, जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले भी बात की, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो हर इंसान का हक होता है। बीइंग ए नेशन हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने स्पोर्ट्समैन से, या इवन दो पॉलिटिशियन से, या जो भी बंदा किसी भी एरिया में लीडरशिप वैल्यू पर है। बट जहाँ पे आप अभी पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमारे जो लोग थे, या फॉर अ फैक्ट कहीं पे भी फैंस जब वो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं ना, वो एथिकल वे से बाहर हो जाते हैं। Absolutely. एक क्रिटिसिज्म होता है, आप पॉजिटिव वे में आप बात कर लो, आप बता दो, ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई स्पोर्ट्समैन फिजिकली मिलता भी है, पर्सनली मिलता भी है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यार
हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग और ज़्यादा मेहनत करें। कोई भी अपनी फैमिली लाइफ छोड़ के महीनों महीनों कैंप्स में जाता है, दिन रात, उन्हें पता है पूरी दुनिया की नज़र उन पे होती है। नो वन डज दिस ऑन पर्पस एंड नोबडी डिजर्व्स अ पर्सनल अटैक एज़ वेल अबिया, खास तौर पे जिस तरह की जातियात पे लोग उतर आते हैं, जिस तरह के कंडेमेबल। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट आउट लाउड। और आखिर में जो खवातीन एथलीट्स हैं, जैसे आपने स्ट्रगल्स का जिक्र किया, रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन उनको इनकरेज करने के लिए एज अ रोल मॉडल तुम उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? मैंने जो अपनी तरफ एक चीज़ जो मैंने पकड़ी हुई थी पूरी ज़िंदगी के, ऑल्दो यू नो फेडरेशन में भी इश्यूज आते हैं, आपके स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं यू नो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, बट हिम्मत हार के घर में बैठना कभी भी नहीं है। अगर आपको फ्लरिश करना है, स्पोर्ट्स is a very very healthy activity. It always gives you a positive track towards life. मुझे मिला है और मुझे पता है कि स्पोर्ट्स ने मेरी ज़िंदगी में कितना मेजर फ़र्क पॉजिटिव चेंज लेकर आए। तो आई वुड अर्ज एवरी वुमेन, एवरी चाइल्ड, एवरी टीनेजर, बी इट मैन और वुमेन, के वो लाजमी स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करें। Thank you so much, Abiha. You're such a source of inspiration. You know, it is so heartwarming to hear you first thing in the morning. हमारा हफ्ता आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट कर दिया है। I wish you all the best for all the future tournaments and matches that you will be representing Pakistan in. हमारे साथ मौजूद थी जी पाकिस्तान की यंगेस्ट फुटबॉलर इन द women's team, अबीहा हैदर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। It's going to be time for our big discussion, so stay with us and keep watching आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अक्सर जैसे इसी प्रोग्राम में मैं बात करती हूँ कि हम ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखते हैं, कई सारे मौसम देखते हैं। जहाँ खुशियों का मौसम आता है वहीं हमारे सामने चैलेंजेस, उदासी, ट्रबल्स भी आती हैं। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की ही बात करें तो जहाँ हमने ये देखा कि हम क्रिकेट के शौक़ में और उसके एक जुनून में मुब्तला थे, फिर इसके अलावा आपकी मुलाकात कराते हैं अभी हैदर जैसे यंगस्टर्स से जो कि अपने फील्ड के बारे में, अपने पैशन के बारे में इतनी ज़्यादा कमिटेड एंड डेडिकेटेड हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑल्सो द पॉइंट जब आप पीक या उरूज देखने के बाद आपके सामने दूसरे चैलेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी के चैलेंजेस, आपके हेल्थ के चैलेंजेस। पाकिस्तान की लेजेंडरी वेटरन एक्ट्रेस ज़हीन ताहिरा साहिबा के बारे में यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एकदम से खबर आई कि वो बहुत अलील हैं। उन्होंने एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है, रीनल फेलियर की तरफ भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी किडनीज़ फेल हो गई हैं एंड एट द मोमेंट शी इज़ ऑन द वेंटिलेटर एंड शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल। जब आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, यू कैन नॉट इग्नोर द मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ज़हीन ताहिरा साहिबा हैज़ हैड। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। एक बड़ी वाबस्तगी और बड़े गहरा ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन से उनका रहा। अगर आप 60 की दहाई, 70 की दहाई देखें, रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एंड नॉट ओनली एज एन एक्टर बट शी इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। लगभग कहा जाता है कि 700 ड्रामा सीरियल्स में उन्होंने लीड कैरेक्टर्स या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अदा किए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज का सीधा साधा एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल आपके लिए, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? और इसके जवाब में लोग कहेंगे जी ये तो ज़िंदगी के दौर पर डिपेंड करता है। अगर आप बच्चे हैं तो ज़्यादा आप आइसक्रीम चाहते हैं, स्कूल से छुट्टियां चाहते हैं। टीनेजर हैं तो आप चाहते हैं कि आपका जो भी क्रश है या जिस पे आपको क्रश है वो आपको थोड़ी सी अटेंशन दे दे, अम्मी अब्बू डांटे ना, पॉकेट मनी ज़्यादा दे दें, ये आपकी ख्वाहिशें होंगी। 20s में पहुँचे तो आप समझेंगे कि जी मैं अपने स्कूल और अपने ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा हसीन, सबसे ज़्यादा मोतबर, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी अटेंशन मिलनी चाहिए। और साथ साथ ये भी कि उससे जुड़े हुए जितने भी कामयाबी के पैमाने हैं उसमें भी ज़रा मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए, पैसे मेरे पास ज़्यादा हो, अच्छी गाड़ी हो, गुड लुकिंग हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो हम जिसको अक्सर कहते हैं जनरेशन गैप, कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनका
आइडिया ऑफ सक्सेस, उनका आइडिया ऑफ एक अच्छी फर्माबरदार औलाद जिसने आगे जाके ज़िंदगी में कुछ करना है, कामयाब होना है, वो आपके आइडिया ऑफ लाइफ से कितनी मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हाँ हम अक्सर फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को लड़ते झगड़ते और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए देखते हैं। आज हमने सोचा कि इसी चीज़ को अपना टॉपिक बनाते हैं। आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि रिश्ते, मोहब्बत, लिहाज ये आज के नौजवानों के लिए क्या मायने रखते हैं। अक्सर घरों में हम ये नारा सुनते हैं, आई डोंट केयर, लोग क्या कहेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स हैं बेचारे समझदारी की बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई बेवकूफ़ी करोगे दुनिया क्या कहेगी और दुनिया तुम्हें भूलने नहीं देगी। ऑन दी अदर हैंड नौजवान कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कभी कभी जाहिर सी बात है इस प्रेशर में आ भी जाता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी आर ट्राइंग टू टैकल टुडे। और आज मेरे पास एक बड़ा यंग एंड वाइब्रेंट पैनल है। देर ऑल अचीवर्स इन देयर ओन रिगार्ड, अपने अपने तरीके से ज़िंदगी को परखते हैं, उसके चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस आज के इशू में जिसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलरली उन नौजवानों की जो अपने 20s में हैं, एज में और ज़िंदगी के बड़े बड़े चेंजेस से निपट रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं, पहली नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद शादी भी कर रहे हैं और हो सकता है फैमिली भी स्टार्ट कर रहे हैं। इन सारी ट्रांजिशंस को जो आप अपनी 20 साल की दिहाई में यानी 20s में जिसको से गुजरते हैं, उसमें आपके लिए रिश्ते क्या मायने रखते हैं, यह हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे पैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं समद अब्बास, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, कोच भी हैं। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सिद्रा जावेद, यू आर ऑल्सो अ कंसल्टेंट एंड अ साइकोलॉजिस्ट, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ व्हाइल नाउ। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर मोटिवेटेड एंड मोटिवेशनल पर्सन हमारे साथ मौजूद है अनम ज़हरा। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले समद, तुमसे अगर शुरुआत करें, तुम्हारे ख्याल में जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर किस पे होता है, लड़के पे या लड़की पे? आई थिंक प्रेशर दोनों एंड्स पे ज़्यादा होता है, पर एक थिंक लड़के के ऊपर थोड़ा प्रेशर आई बिलीव थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज घर की जिम्मेदारी, बाहर के चैलेंजेस आजकल मर्दों पे ज़्यादा, एक यूनिवर्सल लॉ भी है, दीन में भी देखा जाए तो ज़्यादा है। एंड प्लस आजकल का जो जॉब मार्केट है, आजकल की जो स्टडीज़ है, जो प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है, जो एजुकेशन हमें आजकल यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है, उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें चाहे रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, चाहे इमोशनल मैनेजमेंट हो, हमें नहीं पढ़ा जाता। मैं अमेज्ड के कराची की अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की आप आउटलाइन दिखाएं तो उनमें सब्जेक्ट्स नहीं है। तो जब हमें प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स नहीं पढ़ाए जा रहे होते, प्रैक्टिकल मॉडल्स नहीं पढ़ाए जा रहे होते, हम जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जा रहे होते हैं, चाहे वो अपनी शादी हो, चाहे जॉब हो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग। जहाँ मैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं जा रहा था, जिन कॉर्पोरेट बैकग्राउंड्स में जा रहा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों का पास PhDs है, एमफिल्स हैं, टॉप बैकग्राउंड से, पर वो बहुत बेसिक चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। सही। बहुत सारे ऐसे रिश्ते, लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों से कम्युनिकेट किस तरह करना है। नहीं, एक बंदे का अगर आप देखें उसका CV वाइज देखा जाए, बड़ा ज़बरदस्त एकेडमिक करियर रहता है, हमेशा एक A स्टार स्टूडेंट, फिर नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन उनकी रिलेशनशिप्स बहुत सफ़र करती हैं, टाइम्स दे आर अनएबल टू मेक देयर मैरिजेस वर्क। तो आपकी बात सही है, लड़कों पे प्रेशर होता है, लेकिन एक आम तासुर ये है समझ के लोग कहते हैं कि 30-32 साल की उम्र तक तो लड़के मैच्योर ही नहीं होते। ये तासुर क्यों है? आई थिंक ये भी कि तासुर नहीं, एक बड़ी अच्छी मैं एक फ़िलासफ़ी पढ़ रहा था कि दो किस्म के स्टेजेस हैं। एक स्टेज है लिविंग इन कल्चर स्केप। बहुत सारे नौजवान जो है वो कल्चर स्केप में होते हैं, वो कहते हैं कि मैं 25-26 साल तक रियलिटी को, दुनिया को बेंट नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं 26 साल में कोई बड़ा घर बना सकता हूँ या मैं कोई बड़ी जॉब अचीव कर सकता हूँ। नहीं, मुझे 25-24 में तो इंटर्नशिप्स ही करनी है या मैनेजमेंट ट्रेनी रहना है। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी रिलेशनशिप्स में मैं सीरियस नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, अभी तो मुझे टाइम लगेगा, अभी तो मैं 1-2 लोगों को ट्राई करूंगा, मिलूंगा, देखूंगा। इसे कहते हैं विक्टिम स्टेज एंड इसे कहते हैं कल्चर स्केप। ये कल्चर स्केप आया कहाँ से? ये हमारे माँ बाप, वालिदैन, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे ने बिल्ड किया। अच्छा, दूसरा लेवल क्या है जहाँ पे कुछ नौजवान पहुँच रहे हैं। आपने शायद कभी पहले नहीं सुना होगा कि 24 साल के लड़के ने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप खोल दिया, करीम डेवलप कर दी, मुख्तलिफ ऐप्स डिजाइन कर दी। रियलिटी ऐसे बेंड हो गई, पहले आप कहते थे कि बिलियनियर बनने के लिए जिंदगी की 10-20 साल सर्व करने पड़ेंगे, अब यंगस्टर्स कह रहे हैं। इसे कहते हैं लेवल 2 वजह क्वेश्चनिंग। बहुत सारे नौजवान शायद मैं जैसे हमारे पैनल में जो बैठे हैं वो लोग जिनका एज बैकग्राउंड सिमिलर है, लेकिन इन्होंने जो जिंदगी में अचीव कर लिया, शायद कोई 5 या 10 साल लगा रहा था अचीव करने में, जस्ट बिकॉज दे क्वेश्चन थिंग्स, दे फिगर इट आउट कि क्या गलत हो रहा है, दे जस्ट चेक देयर बिलीव्स विद देयर पेरेंट्स कि सही अगर उन्होंने जिंदगी गुजारी थी तो हमें भी वैसी गुजारनी, बट हमें कुछ मुख्तलिफ करना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपने यहाँ पे मेंशन किया कल्चरल लैंडस्केप, सदा आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे नहीं लगता ये लड़कियों को ये लग्जरी मिलती है। लड़के तो फिर भी एक्सपेरिमेंट कर ले, लड़की को कहा जाता है कि हर चीज़ में आपने सोच समझ के करना है, करियर भी तुमने बेस्ट चूज़ करना है, खूबसूरत भी तुम्हें लगना है, घर के काम भी तुम्हें आने चाहिए और तुम थोड़ा सा ना अपने आप को savvy भी लेके चलो। डू यू फील कि लड़कियां ज़्यादा प्रेशर फेस करती हैं? अच्छा,
obviously I'm a girl, तो I would say yes, but then again अगर being a psychologist मैं ये बात देखूँ, जैसे मैंने teenagers के साथ काम किया है, you know, तो what I felt is कि boys पे भी उतना ही pressure है, because again तुम लड़के हो, तुम्हें घर चलाना आगे जाके, लड़की आज तक भी ये कॉन्सेप्ट है कि लड़की ज़्यादा पढ़ के क्या करेगी, या उसका जो करियर है वो उसकी हॉबी है, मतलब इन दी एंड तुम्हें करे ना करे जिम्मेदारी क्योंकि लड़के की है या जिससे भी तुम्हारी शादी होगी या घर वालों की है, सो यस यू मे हैव फन और आप कुछ लाइट हार्टेड सा करियर कर लें, बट डोंट गेट टू सीरियस अबाउट इट। दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस किया है अब तक कि अगर हम पुरानी जनरेशन और अब की इसमें कंपैरिजन करें तो पहले ज़माने की जो लड़कियां होती थी वो शायद 12-13 साल की उम्र में भी इतनी समझदार हो जाती थी कि अगर उनकी 15 साल की उम्र में भी शादी हो रही है, सो दे वर एबल टू यू नो हैंडल देयर होम एंड ऑल। लेकिन आजकल 20-21 साल की लड़कियां भी इधर नॉट आउट ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एंड उनको उनकी सही से तरबियतें ही नहीं हो रही जो पहले ज़माने में हो रही होती थी। आई थिंक पहले ज़माने में क्योंकि आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली थी, आप जहाँ शादी होके जाते थे वहाँ पे भी हो सकता है एक सिस्टम ऑलरेडी हो कि आपकी एक सास भी है, सास की सास भी एट टाइम्स होती थी, तो दैट इंटायर ऑर्बिट कुड टेक केयर ऑफ यू। आज आप ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कि अब मुझे हर एरिया में एक्सेल करना है, मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, लुक्स का भी ख्याल रखना है, करियर का भी ख्याल रखना है और रिश्ते को भी लेके चलना है। अनम, आप क्या कहोगे कि इफ़ यू लुक एट ये जो हम बात करते हैं कि एक कॉमन नोशन ये भी है कि पहले ज़माने में लोग ज़्यादा ख्वाहिश करते थे कि बेटा हो, वाई बिकॉज पेरेंट्स कहते थे बेटा मेरा मुझे लुक आफ्टर करेगा। आज कहा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा बेहतर अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करती हैं। इज़ इट बिकॉज गर्ल्स आर इमोशनल बीइंग्स और उनके लिए रिश्ते, मोहब्बत, लिहाज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? I would agree to this fact. जो लड़कियां होती हैं बेसिकली they're more emotionally strong, I would say, in the sense कि जब वो relationships पे बात आती है, so they are able to compromise more. जो give and take वाली बात, थोड़ा सा प्रेशर में आ जाती हैं। दबने वाली बात not exactly, but the give and take that they do, जो you know the struggles they go through in the early period, जो शुरू से माँ बाप जो सिखा रहे होते हैं that you know you have to do for your siblings, you have to take care of your younger brother, your younger sister and everyone. तो प्रॉबली उस केस में जो है वो लड़कियां जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर से ट्रेन हो जाती हैं टू द पॉइंट वेयर द पेरेंट्स व्हेन दे गेट ओल्डर एज वेल, सो दे एबल टू टेक यू नो मोर गुड केयर ऑफ देम। जो आपका नर्चरिंग एक रोल होता है, आप ये देखें कि एक छोटी बच्ची के जब पहला छोटा बहन भाई आता है, चाहे उसकी उम्र 5 साल हो, 4 साल हो, 3 साल हो, उसको फौरन से अब तुम बड़ी बाजी हो, अब वो बड़ी बाजी के रोल को ना घोल के पी लेती है। उसके बाद शी ऑलवेज हैज़ टू बी इन दैट वेरी नर्चरिंग रोल कि वो चाहे खुद 7 साल की होगी लेकिन अपने बहन या भाई का ख्याल रख रही होगी। आई थिंक दैट्स वेयर द ट्रांजिशन कम्स इन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपके तमाम मेहमानों को सलाम हो, और मैं तो ये कहूँगा कि रिश्ते को अगर हम किसी भी अपने कैरियर के लिए, अपने एजुकेशन के लिए हम रिश्तों को बाईपास नहीं कर सकते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होगी, हम बच्चे को अपना ए ग्रेडर बनाना चाहते हैं, उसको हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसको मोरल वैल्यूज हम खुद शायद उसको नहीं सिखाना चाहते जो पहले सिखाई जाती थी। हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो 20 साल की उम्र के लड़के या लड़कियां होते हैं, 20-25 साल के, उन पे हमारी सोसाइटी बहुत प्रेशर डालती है। वो चाहते हैं पेरेंट्स के हमारे जैसे ही बच्चे बन जाएं, उनकी वैल्यू सिस्टम हमारे जैसे, हम जितना लिहाज अपने पेरेंट्स का करते थे वैसे ही करें। आज के नौजवान, आपको लगता है कि एक नया माशरा तश्कील दे रहे हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स, उनके वैल्यू सिस्टम्स मुख्तलिफ हैं? देखिए जो है ना कि मटेरियलिस्टिक हो गए ना अब ये तो, लेकिन अगर हम अपने वैल्यूज को छोड़ देंगे तो आपके बच्चे ही आपको नहीं पूछेंगे। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे एज ए पेरेंट कि मैं बच्चों को वैल्यूज सुना। देखिए जो गैजेट्स है ना और जो बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है, नॉलेज दे सकती है, लेकिन मोरल एथिकल वैल्यूज आपके वालिदैन सिखाते हैं। तो बच्चे ये ना कहा करें कि अम्मी आप क्या जानती है, अब्बू आप क्या जानते हैं। उनको चाहिए कि बच्चों ने जो एक्सपीरियंस उनके माँ बाप के होते हैं वो उनके पास नहीं होते। तो प्लीज आप जो है ना जरूर पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लेकिन वैल्यूज रखें रिश्ते की, यही आपको सस्टेन करते हैं। थैंक यू सो मच याहिया फॉर कॉलिंग इन। और एक बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे, बल्कि इजहार यकजहती करना चाहूंगी मैं उन लोगों से जो अपने लेट 40s में हैं और उनके घरों में अगर टीनेज बच्चे हैं, क्योंकि हमारे उस जनरेशन ने अपने वालिदैन को अथॉरिटी वाला देखा है, एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट के साथ देखा है, लेकिन आज उनकी अथॉरिटी क्वेश्चन होती है। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जनाब गिले शिकवे हम ज़रा कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जो लोग अपने 20s में हैं ज़रा घर के माहौल पे एक नज़र डाल देते हैं। अब आपने एक यंग बच्चे को पढ़ा लिया, अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी वो इंजीनियर बन गया, उसने MBA कर लिया, उसके बाद एक नौकरी स्टार्टअप नौकरी मिली, तो जाहिर सी बात है तनख्वाह भी कम है, लेकिन फिर अम्मी का दिल चाहा कि इस बच्चे की शादी भी हो जानी चाहिए, या लड़की है तो जाहिर सी बात है लोग क्या कहेंगे शादी कर दो। सो पीपल हु आर ये एक हूप्स की तरह है, आप जल्दी जल्दी आपको ग्रेजुएट आपने किया, आपकी पहली नौकरी हुई, फिर आपकी शादी हुई, फिर आपके बच्चे हुए, लेकिन अभी तक आपको एम्पावर नहीं किया इस माशरे ने। समझ क्या कहोगे, यानी ऐसे लोग, यानी व्हाट आर द यंगस्टर्स फीलिंग कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होगी जिसमें आप गुड़िया बन के आप ब्राइड भी बन गई, नाउ यू हैव अ चाइल्ड एज वेल, बट यू फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि आपका अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल नहीं है। मैं पूरे अगर सवाल को कंक्लूड भी करूँ, मैं जुमले से स्टार्ट करूँगा ना, मैं फेवरेट लाइन, मैं इसको बहुत दोहराता हूँ अपने लिए ख़ास तौर पे, और अपनी वालदा के सामने बहुत दोहराता हूँ कि हज़रत अली कहते हैं कि अपने बच्चों को उस तरह तरबियत मत दो जैसे तुम्हारी हुई, जो गुजरा ज़माना था वो कुछ और है और नया ज़माना कुछ और है। आजकल के मैं उस पेरेंट को सफ़र करता हुआ देख रहा हूँ जो कि अपनी ट्रेनिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा। अगर मैं चाहता हूँ मैं आज के बच्चे से कनेक्ट करूँ, आई नीड टू स्पीक देयर लैंग्वेज, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके चैलेंजेस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत से पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि तुम्हारे में तो यूट्यूब है, इतनी सारी चीज़ें, कितनी आसानी है, बट जहाँ यूट्यूब है वहाँ ये भी तो समझ नहीं आ रहा कि सर्च क्या करके देखें। एक समझ वो एक फॉर एग्जांपल मैं कल एक ड्रामा ऐसे चलते चलते ब्राउज कर रही थी, तो उसमें उन्होंने बड़ा दिखाया कि जैसे यंगस्टर्स के पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है। अब हम जिन चैलेंजेस से गुजरते हैं उसमें दिखाया गया कि एक फादर हैं, वो कोई खाना या कोई चीज़ लेके अपने बेटे के ऑफिस पहुँचे और बेटा उस वक्त बोर्ड रूम मीटिंग में था, तो पहले असिस्टेंट कॉल करती है, उसने कहा जी मैं भी मीटिंग में हूँ, फिर उसके बाद वो खुद कॉल करते हैं और वो बड़ा उस पर एक इमोशनल म्यूज़िक लगा के कि जिन पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया है। बट रियली प्रैक्टिकली इफ़ यू आर इन अ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, क्या आपके लिए पॉसिबल है ऐसी सिचुएशंस में जाके टू केटर टू योर पेरेंट्स, या उस वक्त क्या करे एक यंगस्टर? आई थिंक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मैं वही बात कहूँगा कि एक बच्चे को भी अपने वालिदैन से कम्युनिकेशन बिल्ड करनी। फॉर एग्जांपल मैं जब ट्रेनिंग्स में होता हूँ तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेरी वालदा बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जितनी मेरी वालदा सफ़र करते हैं मुझसे इतना कोई सफ़र नहीं कर रहा होता। उन्होंने वैसी ज़िंदगी पर जॉब की, फिर वो एक्सपेक्ट करी थी कि मैं आके उनकी चीज़ों को संभालूंगा, बट मेरी खुद की ट्रैवलिंग है तो मैं अपनी वालदा के साथ बैठा और मैंने कहा देखिए मॉम, मेरा जो वर्क स्पेस है ना वो ये है, मेरा जो टाइमिंग है, मेरा कल्चर ये है, मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह चल रही है, मैं माशरे की रूह पे काम कर रहा हूँ, एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं मैं आपका नाम रोशन करूँ, आपके एक बड़े लेवल पे लेके जाऊँ, यू नीड टू गिव मी सम टाइम। मुझे 5-6 साल ऐसे चाहिए जिसमें मैं अपने आप को इस तरह बिल्ड कर लूँ कि अगर मैं 2 घंटे भी ऑफिस जा रहा हूँ तो जस्ट इनफ। एंड आई थिंक दैट कम्युनिकेशन विल हेल्प यंगस्टर्स टू बिल्ड द रिलेशनशिप। अच्छा आजकल के दौर में क्या होता है, इवन यंगस्टर गेटिंग जजमेंटल, मेरा अब्बू तो मुझे नहीं समझते। यस, अगर वो नहीं समझ रहे तो उनका भी कोई बैकग्राउंड है। अच्छा दूसरी बात, बच्चे अगर वालिदैन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे या कोई वजह है, मैं समझता हूँ वालिदैन ने शायद अपब्रिंगिंग के टाइम और उनकी इनिशियल स्टेजेस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा देख रहा है। अच्छा अभी जिस तरह की आपने बात की उसमें एक फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव हम ये देख रहे हैं कि जो नौजवान लड़के हैं उनकी लाइफ में जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनका वर्क है, उनके बॉसेस हैं और फिर उनके वालिदैन हैं या उनकी इमीडिएट फैमिली हैं। व्हाट अबाउट सिद्रा, इन द केस ऑफ अ गर्ल, खातून के या लड़की के लिए तो इस इक्वेशन में फिर ससुराल भी एक और एंट्री लेता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो एक थर्ड बॉल इन द जगलिंग स्फीयर है या क्या है वो? ओके, बचपन से जब लड़की बड़ी हो रही होती है तो उससे कहा जाता है कि दिस इज नॉट योर परमानेंट प्लेस, ये तुम्हारा अपने घर जाओगी, अपने घर जाओगी तो वहाँ जाके अपने सारे शौक पूरे कर लेना। हाँ। तो बच्ची ये सोच के बड़ी होती है कि ठीक है मेरी जो भी ख्वाहिशात है मैं आगे जाके पूरी कर लूँगी, शायद वो फैमिली इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि दे विल लेट मी डू समथिंग। बट जी कल शादी हुई, पता चला कि अच्छा यहाँ के तो अपने वैल्यूज़ हैं, अपने रूल्स हैं, तो लड़की तो एकदम से क्वेश्चन मार्क में आ जाती है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। ना मुझे मेरे पेरेंट्स ने करने दिया, मुझे हायर एजुकेशन करनी थी, हायर स्टडीज़ करनी थी, मुझे ना मेरे घर पे आजकल की जो लड़कियां हैं वो इस आर्ग्यूमेंट को बाय करती हैं सिद्रा, जब कहा जाता है कि नहीं जी जिस अगले घर जाओगी वहाँ पे जाके करना है ये, यानी छोटी से छोटी चीज़, यानी फ्रॉम साड़ी पहनने से ले के यूरोप अकेले घूमने तक, ये तमाम चीज़ें कहा जाता है कि जब अपने घर जाओगी तब जाके करना। या अब पता है जैसे आजकल के जैसे हम नौजवान देखें तो थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस भी हो रहे हैं, वो स्पेशली गर्ल्स भी अब आ रही हैं उस दौर में।
तो यस कहीं ना कहीं गर्ल्स अपनी बात मनवा लेती हैं, बट देन अगैन अगर हम इस माशरे को देखें तो अगैन इतनी ज़्यादा गर्ल्स की बात नहीं सुनी जाती। या लेकिन आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड, अनम क्या कहोगी, पहले मैंने कभी नहीं देखा था सोलो ट्रैवलिंग का इतना रुझान। यानी हमारी पेरेंट्स की जनरेशन तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि दोस्त या लड़के लड़कियां साथ मिलके जी पैसे इकट्ठा करके कोई दुबई चला जाएगा, कोई टर्की चला जाएगा और तस्वीरें भी लगाएगा। हम तो वो जनरेशन थे जो यू नो पेरेंट्स हमें डांट के कहते थे कि अपने स्कूल में भी अगर फेयरवेल पार्टी है तो तस्वीरें देख के खिंचवाना, ये तस्वीरें फिर प्रिंट भी होनी है। नाउ ऐसा लगता है कि नौजवानों ने वो जो कहते हैं ना हैव थ्रोन कॉशन टू द एयर, ये फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी आज और अभी ही है, मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो गए, अम्मी अब्बू आपने तुर्की नहीं देखा, मुझे नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, उस वक्त हम गरीब थे, आज हम पैसे लेके जा रहे हैं दुनिया घूमने। ये क्यों होने लगा? यू नो ये जो आपने भी पॉइंट रेस किया था दैट द गर्ल्स इवन नाउ दे आर नॉट बाइंग दिस पॉइंट के हम लोग जो है वो एक टाइम आएगा, सर्टन टाइम आएगा एंड यू विल गेट मैरिड एंड देन यू विल गेट टू यू नो accomplish all your goals or all your dreams that you wanted to accomplish. The thing is that एक तो सोसाइटी का एक पार्ट वो भी है जो इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बट देन देयर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी विच इज़ यू नो कीनली ऑब्जर्विंग दिस चेंज। जो आपके इवन लड़कियों की दोस्तें हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, दे आर ट्रस्टिंग देम मोर। द गर्ल्स दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स यू नो नाउ एंड देन के दे कैन काम की वजह से ट्रैवल करते हैं। हाँ। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में एक बैकअप हो गया। एक ज़माने में हम समझते थे कि काम करना 9 to 5 है, चाहे लड़का हो या लड़की 5 बजे घर आ जाएगा। अब क्लॉकिंग आउट का कोई टाइम नहीं रह गया, वापस आके भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स अब इस चीज़ को रिकग्नाइज करने लगे। एंड आई गेस इसमें पूरी इक्वेशन में ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल है, दैट हाउ मच योर पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग यू, हाउ मच यू नो यू आर कीपिंग द ट्रस्ट एंड हाउ reliable you show yourself to them. अपनी जिम्मेदारी आप किस हद तक उठा सकते हैं। Exactly. आप क्या कहेंगी सिद्रा? हमें थोड़ा माशरे की डिमांड भी देखनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले ज़माने में नहीं होता था ऐसे कि गर्ल्स जॉब करेंगे, हायर स्टडीज़ करें। अब के ज़माने में ऐसा है कि अगर वो पाकिस्तान टूर पे भी जा रही हैं या वर्ल्ड टूर पे भी जा रही हैं, तो मतलब अगर एक लड़की को इजाज़त नहीं मिलती, वो अपने पेरेंट्स को दिखाती है कि देखिए वो मेरी इन फलां दोस्तों को भी तो इजाज़त मिली ना। इफ देयर पेरेंट्स आर ट्रस्टिंग हर देन व्हाई कांट यू। पहले आप ना एक डब्बे में डाल देते हैं ये बुरी लड़कियां हैं, ये अच्छा नहीं है। हम इस पे भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, सलमान। जी सलमान, क्या कहेंगे? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आपका ये टॉपिक और मेरे दिल के बड़ा करीब था ये, इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ। जी तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने सुना किसी बुजुर्ग से कि पहले टाइम्स में लोगों के दरमियान रिश्तों में बॉन्डिंग इसलिए ज्यादा थी कि लोगों के इंटरेस्ट बड़े कम थे। यानी जैसे जिंदगी काफी महदूद सी थी। क्रिकेट खेलता है कोई, किसी को मोबाइल और इंटरनेट और वगैरह ये सारी जो चीजें आ गई हैं, तो लोग काफिलों में निकलते थे, तो अगर वो बताते हैं कि 6 माह के लिए फर्ज करें कोई बीमार हो जाता था तो लोग उसका वेट करते थे। सही। और क्योंकि लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं थी। ठीक है। तो अभी चूंकि चॉइसेस में बहुत ज्यादा लोगों में वैरायटी आ चुकी है, उसकी वजह से जो आपस के बॉन्ड है उसमें भी कुछ कमी आ गई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चॉइसेस सिर्फ शौक में ही नहीं, रिश्तों में भी आ गई। पहले की दोस्तियां और रिश्ते ज़्यादा पायदार इसलिए भी होते थे क्योंकि हम समझते थे कि एक शख्स के साथ हमने बॉन्ड किया है, नाउ वी वुड लाइक दैट पर्सन टू स्टे इन आवर लाइफ फॉरएवर। आज की दुनिया की 2019 की रियलिटी ये है कि आप जिन लोगों के साथ आपने स्कूल लाइफ गुजारी, कॉलेज लाइफ गुजारी, हो सकता है वो उस मुल्क, उस शहर को छोड़ के चले जाएं। तो वी हैव बिकम मोर इम्यून टू द फैक्ट कि हमारे इर्द गिर्द चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। क्या कहोगे समद, इससे एज अ ह्यूमन बीइंग हम पे क्या असर पड़ रहा है, हमारी साइकोलॉजी पे, द वे वी लुक एट लाइफ? आई थिंक जो दुनिया है वो द होल वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। आई थिंक हमें एक बात एनालाइज कर पाए, जो एक कंपैरिजन पैराडाइम, एक सेल्फ पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट है।
उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, उनके फैसले उनके नहीं होते जो बाहर बहुत देख रहे होते हैं। कंपैरिजन पैराडाइम आजकल के नौजवानों में, आजकल की यूथ में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। अपने फैसले, अपनी ज़िंदगी को दूसरों को देख के ले रहे होते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे नौजवान हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, बहुत ऐसे कम ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता हूँ जिनके फैसले उनके अपने हैं। लेकिन समझ कहने का मकसद ये है कि ओल्डर जनरेशन जब लिहाज, मोहब्बत, रिश्तों के बारे में हमें दर्स देती है तो उनका एक जो पर्सपेक्टिव था, तुमने जैसे खुद कहा कि वो दुनिया ही कुछ और थी। अगर आप कॉलीग्स की बात करें, लोग एक ही इदारे में, एक ही प्रोफेशन में 30-30 साल गुजारते थे। अब आप जैसे ही कॉलेज से निकलते हैं उसके बाद एवरी रिलेशनशिप, एवरी फ्रेंडशिप, एवरी कनेक्शन, इसमें भी 2 साल 3 साल आप जॉब चेंज कर लेंगे। वो जो एक दौर आपने साथ गुजारा होता है ना, वो चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। तो इससे हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? हमारे जो ओल्डर जनरेशन है वो रिलेट कर पा रही है नौजवानों की इस सिचुएशन से? It's a pretty challenging question and it's a pretty challenging situation as well. बहुत ज़्यादातर लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। अगर रियलिटी को फेस किया जाए, बहुत ज़्यादा रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज उनका डायमेंशन, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, उनके मेंटल ब्लॉक्स बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, मैं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिल रहा हूँ आजकल, और मैं बहुत सी पेरेंट ट्रेनिंग्स देख रहा हूँ कराची में, नेशनल एजुकेशन समिट, बहुत से सेमिनार्स हो रहे हैं जिन पे पेरेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है। एंड पेरेंट्स में बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी देख रहा हूँ जो कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी काउंसलिंग्स ले रहे हैं, फैमिली काउंसलिंग्स हो रही हैं, दे आर लर्निंग अबाउट द करंट जनरेशन, दे आर लर्निंग अबाउट कि मेरा बच्चा क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छे एक मौलवी साहब से मिला। उन्होंने कहा समझ में बहुत सारे जो नौजवान हैं आजकल के वो एथियसिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वुड यू ट्रेन अस टू हाउ टू कम्युनिकेट विद देम, क्या ये पॉसिबल है कि तुम हमें उनकी ज़बान बोलना सिखा दो, बिकॉज हमारे पास कंटेंट तो बहुत है, आइडियाज़ तो बहुत है। अच्छा, उनका बेटा चीज़ सफर कर रहा है, पहला एक कनेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए जहाँ पे जाके आपका वो तबादला हो सके। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ओल्डर जनरेशन अपने तजुर्बे से और सही विजडम से आज के नौजवानों को ये बताना चाहती है कि आपके पास कोई ग्राउंडिंग होनी चाहिए। अगर हमारा इर्द गिर्द का लैंडस्केप इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि जी कोने वाली आज कोई रेस्टोरेंट है, साल भर बाद 6 महीने बाद वो नहीं रहती, तो आर लैंडस्केप इज़ चेंजिंग सो फास्ट कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आज के नौजवान किस चीज़ पे अपने आप को ग्राउंड करेंगे, दैट इज़ द की क्वेश्चन। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ग्राउंडिंग कहाँ से मिले। अब जी जो गुज़िश्ता जनरेशन है, गुज़िश्ता तो नहीं कहूँगी, जो सीनियर जनरेशन है, वो ये कहना चाहती है कि भाई यही रिश्ते होते हैं, यही लिहाज के रिश्ते नाते होते हैं जो आखिरी वक्त में या आपकी ओल्डर एज में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप इन बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन नौजवानों को ऐसा लगता है कि ये उनका मसला नहीं है। आज कोई है, अगले कोई और दोस्त मिल जाएंगे। लॉन्ग लास्टिंग नातों पे, डीप बॉन्ड्स पे शायद आज का नौजवान बिलीव नहीं करता। अनम क्या कहोगी, हम सेल्फिश ज़्यादा हो गए? सेल्फिश ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा ऑब्सेस ज़्यादा हो गए, एंड वी वांट टू अचीव इंस्टेंटली। जहाँ से हमें ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही होती है, हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड दिस कि जब हम ग्राउंडेड रहने की बात करते हैं फॉर दिस जनरेशन स्पेशली, तो जो अभी के पेरेंट्स हैं probably they should reflect back on the cycle जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया था। it's a vicious circle, ठीक है, how your parents are bringing you up and then when you will get old you will be taking care of them. Similarly उतना टाइम अगर आप अभी अपनी जनरेशन को दोगे, ठीक है, you'll invest that time, you'll get you'll reap the benefit of it. कॉमन बात जो कही जाती है कि पेरेंट्स भी ना जब नौजवानों से बात कर रहे होते तो एक लेक्चर आता है, और वो लेक्चर क्या होता है कि जी हम इतने अच्छे थे, हम अपने पेरेंट्स का इतना ख्याल रखते थे, हम जिम्मेदारी ऐसे निभाते थे, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। तो इसका फौरी तौर पे जो पुशबैक आता है, नौजवान कहते हैं बट मैं कुर्बानी नहीं देना चाहता, आपने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, मैं अपनी ज़िंदगी आसान चाहता हूँ। वहाँ पे एक बड़ा डिस्कनेक्ट है। सिद्रा, इस डिस्कनेक्ट को कैसे ब्रिज कर सकते हैं? अच्छा, वही जैसे समझ ने बात की थी कि वो जो कॉल है कि अपनी जनरेशन की देयर इज अ गैप, और जैसे आपकी तरबियत हुई है वैसे आप नहीं अपने बच्चों की तरबियत कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ होल गैप। अच्छा, यूजुअली हमारे यहाँ ये सोचा जाता है या कॉन्सेप्ट है कि बच्चा भी छोटा है, ठीक है, अभी इट्स ओके अगर उसको इग्नोर भी कर रहे हैं या उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं या व्हाट्सएवर, वो बड़े होके ठीक हो जाएगा।
जबकि हम ये बात भूल जाते हैं, विच रिसर्च ऑल्सो सेज कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 5 से 7 साल की उम्र तक उसकी असल पर्सनालिटी बन रही होती है। पेरेंट्स यूजुअली उस टाइम पर इग्नोर करते हैं, उस टाइम पर कि अभी छोटा है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अभी हट जाओ, अभी मुझे अपना काम करने दो। सो नाउ ऐसा होता है कि जब उसको इग्नोरेंस मिली होती है, वो निगलेक्ट हुआ होता है, तो नाउ जब वो टीनेज लाइफ में या आगे बड़ा हो रहा होता है तो उस टाइम ऑटोमेटिक है ये, मतलब इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस। ठीक है, आज पेरेंट्स ने जो चीज़ें उसके दिमाग में फीड की होती हैं, जो एक्शन शो किए होते हैं, उसने कुछ और सीखा ही नहीं है ना, उसने वही चीज़ रिवर्स करनी है। ये तो आप एक टिपिकल स्टीरियोटाइप की बात करो ना, जब टीनेजर अलूफ हो जाता है। हमारे सोसाइटी में हम ये भी तो देखते हैं कि एक अननेचुरल अनहेल्दी डिपेंडेंस ऑन पेरेंट भी होती है कि हर चीज़ में अम्मी अब्बू का अप्रूवल चाहिए, जिसमें हम कहते हैं ना कि मर्द है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, 20-25 साल का है, बीवी भी आ गई घर में, लेकिन वो मामाज बॉय है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में ये कहूँगी कि अगेन बचपन से ही अगर बच्चे को हर चीज़ में साथ रख रहे हैं कि नहीं दैट्स नॉट योर डिसीजन। एक है जिसको अटेंशन मिली, एक है जिसको बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली, और इतनी कहते हैं ना ज़्यादा अटेंशन भी खराब करती है। हाँ। आपने उसको हर यानी यहाँ तक कि आपने उसके कपड़ों से लेकर आपने उसकी हर लाइफ की सिलेक्शन जो है आप खुद कर रहे हैं, आप उसकी चॉइस ही नहीं पूछ रहे। जब आप उसकी चॉइस ही नहीं पूछ रहे तो बच्चा 18-20 साल की उम्र का भी होगा, बोलेगा अच्छा मामा मैं अब किससे शादी करूँ, मामा ये क्या करूँ, मामा ये क्या करूँ। तो येस वी कॉल दोस पीपल मामाज बॉय, मामाज गर्ल, बिकॉज अगैन दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स ने उनको वो लेवरेज नहीं दिया होता है। अच्छा, और दूसरा हमारा एक सोशियो रिलीजियस बैकग्राउंड भी तो है ना, जैसे हमें बार बार कहा जाता है कि वालिदैन का आप पे सबसे ज़्यादा हक है, और यकीनन है, आप उनको उफ भी मत करें, आप उनको जवाब भी मत दें। तो समझ हर मैंने देखा है यंगस्टर की ख्वाहिश होती है कि वो वही अच्छा फर्माबरदार तमीज़दार बच्चा हो, वो सुनता रहता है, अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर मोस्ट यंग पीपल जस्ट इरप्ट, एक्सप्लोड करते हैं, फिर वो एक बदतमीज़ी भी हो जाती है, तल्ख लहजा भी हो जाता है। क्यों नहीं हेल्दी कम्युनिकेट कर पाता कि ये लाइन है, इसको प्लीज़ क्रॉस ना करें, मुझे पर्सनल स्पेस दें? आई थिंक सिनेरियो कुछ यूँ है कि एज जस्ट मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द शो कि कम्युनिकेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपको बात करना आ जाएगी, आपका तजुर्बा है, एक टेक्निक है, ये एक प्रॉपर एक स्पेशलाइजेशन है। माँ बाप से बात करना भी एक हुनर है, मैं समझता हूँ आज के दौर में। मैं एक बहुत अच्छी आपसे कोटेशन आपको कोट करूँ कि प्रॉफिट एक जगह बैठे तो उन्होंने कहा कि सलाम हो आखिरी ज़माने के लोगों पर, वो कितने सख्त दौर में होंगे, तो उन्होंने कहा आप हम पे सलाम नहीं कह रहे, उन पे सलाम कह रहे हैं। उन्होंने कहा जो आखिरी टाइम होगा ना बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होगा। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि आखिरी टाइम डिफ़िकल्ट क्या होगा? कुरान में वर्ड्स है जो एग्जामिनेशन बिगिंस व्हेन योर पेरेंट बिकम्स ओल्डर। जब तुम्हारे वालिदैन बुजुर्ग होते हैं ना, तुम्हारा एग्जाम तब बिगिन होता है। मेरे लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड चैलेंजिंग नहीं है, मेरे लिए ट्रेनर बनना चैलेंजिंग नहीं था, बीवी भी चैलेंज नहीं है नहीं, क्योंकि वो एक सिमिलर एज ग्रुप है ना। बट यस, अपनी वालदा को खुश करना, उनका ख्याल रखना, उनसे कैसे बात की जाए, ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा, एक यूनिवर्सल खुदा कह रहा है, प्रॉफिट कह रहा है, दीन कह रहा है, और आप वेस्टर्न फिलॉसफी को उठाएं, वो ये कह रही है कि हाँ भाई बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जितने कंट्रीज मैंने ट्रैवल किया मैंने देखा वहाँ बड़े इशूज हैं पेरेंटिंग के। आप क्या कहना चाहेंगे तीनों लोग, क्योंकि मे बी दीज आर द फाइनल फ्यू मिनट्स आई हैव, पेरेंट्स जो ये बात सुन रहे हैं, जिनके टीनेज बच्चे हैं, जिनके यंग बच्चे हैं, 20-25 साल के भी बच्चे हैं, वो अपने आप को ज़्यादा रिसेप्टिव टू देयर आइडियाज़, उनकी कॉन्वर्जेसन, उनको कैसे समझें? वो तो इस बात पे बड़े दिल बर्दाश्ता होते हैं ना कि भाई इसको छोटे से को बड़ा किया है और आज ये हमसे ही बात नहीं करना चाहता, या हमें ही कहता है कि हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं। आई थिंक मैं सिर्फ इस पे टेक ऑन दूंगा कि जिस तरह जब हम छोटे थे और उन्होंने हमारी बातों को समझा, उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें हमने विजिट करी। हाँ, पेरेंट्स को मैं एडवाइस आई वुड लाइक टू एडवाइस पेरेंट्स के उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों की चीज़ों को समझे। टैक्टिकल एम्पैथी इज़ द वर्ड, मैं सिंपैथाइज करूंगा इस वर्ड पे। टैक्टिकल एम्पैथी कहते हैं कि पहले बच्चे की सिचुएशन से एम्पैथाइज करो, बच्चे के क्या चैलेंजेस हैं, उसके क्या मसले हैं, उससे एम्पैथाइज करो। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दौर मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मैं समझ रहा हूँ आज के दौर में हलाल रोजी कमाना मुश्किल है, बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड माई चैलेंजेस एज वेल। एक पेरेंट अपने चैलेंजेस बताए कि बेटा मुझे भी टाइम चाहिए, मैंने भी तुम्हें बड़ा किया है, सेहत गिर रही है, अब वो जिस्म में उतनी ताकत नहीं है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात बुजुर्गों के लिए यही होती है, जो पहले भाग भाग के आपके काम कर लेते थे, अब छोटे छोटे काम, चाहे वो हो सकता है टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, वो आप पे डिपेंडेंट है और वो आपको बार बार तंग भी नहीं करना चाहते। उनकी भी एक इज्जत नफ्स है, बट एट द सेम टाइम दे सी देमसेल्व्स स्ट्रगलिंग। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड? आजकल जो है वो मूड्स का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, हर कोई ये बोलता है मामा मैं नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। द पॉइंट इज कि
जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी एक तरफ से आ रही है दूसरी तरफ से आ रही है, दोनों में अगर कंट्रोल नहीं है तो इंडियन क्या होगा? कोलिजन। एग्जैक्टली, एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर एक में भी कंट्रोल है तो आई एम श्योर वो दोनों को बचा लेगी, खुद को भी और दूसरे को भी। ट्रिगर्स भी हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइंड अप करना पड़ा। अनम, वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस लेटर, बट थैंक यू अनम, सिद्रा एंड समद फॉर बीइंग हियर। इन्होंने जो बात की ना उसको क्विकली समराइज ये करूंगी कि ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जी, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि बस आपने कहे और उसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है। जैसे अगर किसी भी वालिद या वालिदा को कह दें कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो कहते हैं ये दिल क्या होता है? हम तो पहले काम का कहते थे, बस काम करना होता था, दिल विल कोई चीज़ नहीं होती। तो जनाब इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में अवॉइड करने की ज़रूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।